आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आज आपका शायद आखिरी दिन है। तो अब तक के कार्यकाल को, जैसे 34 साल आपने लगा दिए हरियाणा में, तो अब तक के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? पिछले 5 महीने में कोई भी फिरौती घटना, कोई धमकी की घटना, कोई मोबाइल इस तरह की कोई भी चीज जो है हमारे जेलों से नहीं है, उसको पूरी तरह से समाप्त किया जा चुका है। और जो इनको काम अलॉट होने थे वो मेंटेनेंस, क्लीनिंगनेस और सैनिटेशन का काम हमने अलॉट करना शुरू किया, जो कि पहले नहीं हो रहा था। अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने एक बात कही कि आपका जो उद्देश्य है एक किसी आम आदमी से नहीं, एक पूरे गैंगस्टर से निपटना है। और पीछे आपने देखा होगा कि यहाँ से लोग कांड करने के लिए बरेली गए थे कुछ गैंगस्टर्स, और वो लौटते समय पुलिस से मुलाकात हो गई, 2 लोग दिवंगत हो गए और 2 लोगों को गोली लगी। किसी ने ये पता करने की कोशिश नहीं की इनकी क्या स्थिति है। हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका द समर न्यूज में। आज हम मौजूद हैं डीजी जेल आलोक राय जी के साथ। आलोक राय जी, बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज में। जैसे कि आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आज आपका शायद आखिरी दिन है। तो अब तक के कार्यकाल को, जैसे 34 साल आपने लगा दिए हरियाणा में, तो अब तक के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ पे हरियाणा में काफ़ी ये चैलेंजिंग रहा और बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला, बड़े एक्सपीरियंस प्राप्त किए गए। और पिछले 5 महीने में जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट में कार्य हुए उसके बारे में मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब ये आपराधिक गतिविधियाँ चल रही थी गैंगस्टर्स के राउंड, जो जेल से निर्धारित होती थी, तो उसको हमने चेक किया था और उसमें स्ट्रेटजी बना के बाकायदा रीशफल किया था गैंगस्टर्स को, और काफ़ी प्रेजेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों को सेंसिटाइज किया गया था। और उसकी वजह से आपने देखा होगा पिछले 5 महीने में कोई भी फिरौती घटना, कोई धमकी की घटना, कोई मोबाइल इस तरह की कोई भी चीज जो है हमारे जेलों से नहीं है, उसको पूरी तरह से समाप्त किया जा चुका है। तो जब हमने ये समाप्त कर लिया तो फिर ये इशू उठा था कि आगे जो है उसको किस तरीके से कैरी किया जाए। तो गैंगस्टर कल्चर पे प्रहार करने की बात आई थी। उसको हमने डिसाइड किया था कि जो इनका वेशभूषा है, पहनावा है, वो प्रिजन रूल यहाँ पे रखा हुआ है 2022 का, इसके हिसाब से, इसके नियम से होना चाहिए। और जो इनको काम अलॉट होने थे वो मेंटेनेंस, क्लीनिंगनेस और सैनिटेशन का काम हमने अलॉट करना शुरू किया, जो कि पहले नहीं हो रहा था। क्योंकि कोई भी काम अलॉट करने में 2 चीज़ें देखी जाती हैं, एक होता है स्केप का पॉइंट और एक होता है कि वो हैजार्डस है कि नहीं, मतलब आदमी विलिंग भी होना चाहिए, क्वालिफाइड भी होना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया और ये इंश्योर किया कि बाकी कैदियों की तरह ये भी काम करें। पहले ऐसा होता था कि अपराधी अपना भी काम कर देते थे साधारण, और ये जो भाई जी कल्चर था इनका भी काम कर देते। तो इस चीज़ को हमने समाप्त किया। पीछे मैंने ये बात कही थी, मैं पत्रकार साथियों को साथ लेके अम्बाला जेल भी गया था और यहाँ इन्होंने देखा कि 6x6 के सेल में किस तरह से 3 या 4 गैंगस्टर एक साथ रहते हैं। उसमें टॉयलेट भी बना हुआ है और खाने के लिए रोटी दाल है, रोटी सब्जी है। और वहाँ पे एक सज्जन या दुर्जन पुलिस की गोली का शिकार होकर बेचारे पड़े थे वहाँ पे अम्बाला हॉस्पिटल में, जेल के अंदर। अब वो सज्जन है या दुर्जन है ये तो न्यायालय डिसाइड करेगा, बट श्रीमान जी की गोली लगी हुई थी, बड़ी दयनीय स्थिति में थे। दयनीयता उनके चेहरे से मुर्दानगी झलक रही थी और उनको वहाँ पे कोई लेके जाने वाला भी नहीं था और टॉयलेट भी जाना काफी मुश्किल काम हो रखा था। और पीछे आपने देखा होगा कि यहाँ से लोग कांड करने के लिए बरेली गए थे कुछ गैंगस्टर्स, और वो लौटते समय पुलिस से मुलाकात हो गई, 2 लोग दिवंगत हो गए और 2 लोगों को गोली लगी। किसी ने ये पता करने की कोशिश नहीं की इनकी क्या स्थिति है। इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। इसमें महिमा मंडल जैसा कोई विषय है ही नहीं, क्योंकि ये किसी राष्ट्रीय कार्य के लिए या किसी सामाजिक कार्य के लिए तो ये जाते नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी राष्ट्रीय कार्य के लिए जा रहे हैं जहाँ फांसी का फंदा भी चूना पड़े तो चेहरा चमकता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्हें गोलियां लगती रही और इस तरह की दयनीय स्थिति बनी रही। इसमें से भी पीछे अम्बाला से मैंने एक ट्रांसफर कर दिया था, गैंगस्टर थे वो महेंद्रगढ़ चक्की में जाके बंद हो गए। तो उनके परिजन यहाँ पे आए तो यहाँ आके रोने लगे, तो परिजन विलाप करते घूम रहे हैं। गैंगस्टर जो है वो दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। काम जो है सैनिटेशन और क्लीनिनेस और मेंटेनेंस का है। तो आखिरकार किस तरीके से इनका महिमा मंडन हो रहा है, ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, उसमें सिंपल कारण ये था कि हम इस बात को लेकर समाज तक नहीं पहुंच पा रहे थे, युवाओं को जानकारी नहीं थी। अब पीछे हमने आप लोगों के माध्यम से युवाओं को जानकारी दी है। तो आप ये देखिए कि पिछले 3 महीने में कोई भी सोशल मीडिया पे इनका एम्प्लॉयमेंट नहीं। जो सोशल मीडिया पे एम्प्लॉयमेंट एक आम बात हो गई थी कि इनको एम्प्लॉय करते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था कौन एम्प्लॉय कर रहा है। उनको तमंचा भी मिलता था, पैसा भी मिलता था, फोटो भी मिलता था, सारी चीजें ये बंद हो गई। तो जब हम सच्चाई को सामने लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली है कि ये बंद हो। तो ये सारी बातें हुई जो ऑर्डर मेंटेन करने थी। जी,
अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपने एक बात की कि आपका जो उद्देश्य है एक किसी आम आदमी से नहीं एक पूरे गैंगस्टर से निपटना है। तो आप इसको किस तरह से आप जो फैसले होते हैं आपके उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं दो बातें बताऊंगा। हमारे हमने जब दूसरी बार कही थी तो हमने ये कहा था कि हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी गैंगस्टर से न होके गैंगस्टर कल्चर से ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। अब मैं आपको दो बातें और बताऊंगा इसमें। एक जो अपने जेल में जो प्रिजन इनमेट्स रह रहे हैं उसमें दो कैटेगरी आप मान लीजिए। एक तो जो पेशेवर अपराधी हैं जिन्होंने अपराध करना ही करना, उनके खिलाफ काफी पर्चे दर्ज हैं। एक है जिनके हाथ से अपराध घटित हो गया, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था पॉक्सो एक्ट में वो लड़का जो है वो माइनर था, लड़की भी माइनर थी जिससे उसकी दोस्ती हो गई, पर घर वालों ने पॉक्सो एक्ट लगवा दिया। अब पॉक्सो एक्ट लगा तो उसको सजा हो गई, इंजीनियरिंग में तो उसकी छूट गई, वो यहाँ पहुंच गया। अब क्या है कि सडनली एकदम से जेल में पहुंचने पर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक कोई पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, उनके घर में बहू ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली तो लोग मानते नहीं, सबका नाम लेकर दौड़ते रहते हैं, सबका नाम लिखवाते हैं, उनको फिर जेल हो गई। तो इस तरह के कई लोग हैं जो कि केसेस में उलझ जाते हैं और उनको फिर रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चाहिए होता है। तो आपने ये देखा कि जैसे हमने सेमी ओपन जेल, ओपन जेल, अब कई कंसेप्ट डाले गए और वहाँ पे भी काम करने के लिए सबको अलग अलग व्यवस्था दी गई। किसी ने बेकरी का काम चुना, किसी ने म्यूजिक का चुना, किसी ने कल्चरल प्रोग्राम का सुना, कोई स्किट राइटिंग करता है, कोई कविता लिखता है, तो तमाम चीजें हैं। तो इस तरीके से रिहेबिलिटेशन के ढेर सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। जेल में सभी कैदियों को समान और साधारण भोजन दिए जाने की व्यवस्था को आप कानून की समानता के संदेश के रूप में कैसे देखते हैं? देखिए, आपको एक बात मैं बता दे रहा हूँ, दो चीजें आप मान के चलिए। एक, जो भी जेल आता है वो दंड स्वरूप आता है। अगर आप मान लीजिए आपके हाथ में सत्ता हो और आपके पास एक्स अमाउंट है, तो आप पहले कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और जेल बाद में बनाएंगे। आप ज्यादा पैसा किस पे खर्च करें? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पे करेंगे जहाँ आप फैसिलिटी देना चाहते हैं। तो प्रिजन ऑब्वियसली है कि वो जब दंड स्वरूप है तो उसका थोड़ा सा प्रायोरिटी में वो डाउन रहेगा। अब आप ये देखिए कि जो मैंने ये बात कही कि खाने के लिए रोटी सब्जी मिलती है, रोटी दाल मिलती है, ठीक है, चावल आपको मिलता नहीं है। तो इसमें बेसिक ये है कि जो इनकम टैक्स पेई मनी है उससे ये रन हो रहा है। तो उस हिसाब से जो हमारे पास बजट है, जो प्रोविजन है, जो पीछे से कल्चर चला रहा है, उस हिसाब से है वो। इसके अलावा एक 11,000 रुपये परिजन जमा कर सकते हैं और कैंटीन की व्यवस्था है जहां से उनको मिल सकता है। पर आपको मैंने ये इसलिए बताया कि ये अगर सच्चाई हम सामने ले जाएं तो जो युवा गलत आकृष्ट होते हैं उनको रोकने में एक सफलता मिलेगी और सफलता मिली है। तो ये सारी बातें आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करें, उस रास्ते पे चलें, तो निश्चित है कभी न कभी आपको सफलता मिलेगी। आपने मीडिया के साथ आगे चलकर हमेशा मतलब एक सही जानकारी आगे सबको बताने की, जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी और बताया भी। क्या आपको लगता है कि इससे पुलिस और समाज के बीच के जो संवाद है वो बेहतर हुआ है? देखिए, एक चीज़ है कि अगर आप अपनी बात समाज तक नहीं पहुंचाते हैं तो कई ऐसे रिजल्ट हैं जो आपको कभी नहीं मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि युवाओं तक जब हमने ये बात पहुंचाई, सबसे पहले तो मैं जो पत्रकार साथियों को लेकर जेल गया, अम्बाला जेल गया, करनाल जेल गया, ओपन जेल गया, गैंगस्टर्स की वाकई स्थिति दिखाई और दोनों जगह बाई चांस कुछ ऐसा था कि जब मैं अम्बाला जेल पहुंचा तो भी हॉस्पिटल में एक सज्जन के एक गैंगस्टर के पैर में उनके पुलिस से मुठभेड़ हो रखी थी और करनाल जेल में भी यही स्थिति थी। तो इनकी दयनीयता को मैंने दिखाया प्रेस को, और हमने कोई उनका इंटरव्यू नहीं लिया, ना उनकी कोई फोटो ली, ना कोई इस तरह का वायलेशन नहीं किया। पर उससे हमें ये फायदा हुआ कि हमारी बात किसी तरह से जनता तक पहुंची, युवाओं तक पहुंचा, तो ये जाके हमें क्रेडिट मिला। तो मैं तो ये बात कहता हूँ कि 90% क्रेडिट जो है मैं प्रिजन अधिकारियों कर्मचारियों को देता हूँ, 9% क्रेडिट मैं आप जैसे लोगों को देता हूँ जो हमारे पत्रकार साथी हैं, चाहे वो प्रिंट के हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। 1% क्रेडिट मैं इसलिए रख लेता हूँ, इस उम्मीद में रख लेता हूँ कि आगे कभी कोई नौकरी मिले तो काम आ जाए, बस इतनी सी बात। मेरा आखिरी सवाल है कि अभी तक आपने जो भी बदलाव किए अपने पुलिस महकमे को आगे क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या इसी तरह से सारी चीजें लागू रहेंगी? देखिए, लागू तो निश्चित रहेगी। आगे जो है युवा आईपीएस ऑफिसर वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं और जब मेरे लेवल पर लोग पहुँचेंगे तो काफ़ी परिपक्व हो चुके होंगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि आपकी ब्रीफिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए।
आपके हाव भाव, आपका चरित्र और आपका जो एक्शन है वो सब एक ही सिमेट्री में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। आप ऐसा नहीं हो जाए कि मैं स्पीच में तो लंबी लंबी बात कर दूं और एक्शन कोई ऐसा ले लूं, मेरा सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाए कि साहब चाहते क्या है। तो ये सारी चीजें ना हो, अगर आप ब्रीफिंग करते हैं, डीप ब्रीफिंग करते हैं, अपने बारे में फीडबैक लेते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता आपको मिलेगी। कोई भी कंप्यूटर किसी भी कुर्सी पे बैठा दिया जाए तो वो लीडरशिप नहीं दे सकता। लीडरशिप तो आईपीएस ऑफिसर खुद ही देगा। तो इतनी सी बात है। बाकी मैं अपने कुलीग्स का, अपने फ्रेंड्स का, आप सब लोगों का, प्रेजेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों सबका धन्यवाद करता हूँ। और सबको जो है 9 वर्ष की शुभकामनाएं, अग्रिम अग्रिम शुभकामनाएं आप सब लोगों को देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे डीजी आलोक राय जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत करी। कैमरामैन आकाश के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।